दोस्तों आज हम लेकर आए हैं फिजिक्स का एक और नया टॉपिक्स यानी वर्क एंड एनर्जी का एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स एनर्जी। यानी एनर्जी क्या होता है, यानी ऊर्जा किसे कहते हैं, इसके टाइप्स क्या क्या होते हैं, इसकी यूनिट क्या होती है, इन सभी चीज़ों पे हम आज डिस्कस करेंगे। उम्मीद है आप सभी लोग अच्छे होंगे। मैं आशा करता हूँ आपकी तैयारी भी बहुत अच्छी चल रही होगी। आप पूरे लगन से पूरी मेहनत से अपने तैयारी को कर रहे होंगे, जिससे आप लोग अच्छे अंक पा सकते हैं। आप ऐसे ही अपने तैयारी को कंटिन्यू रखें और हम लोगों के वीडियो को देखें। हम लोग जो वीडियो बनाते हैं दोस्तों, आप ही के लिए बनाते हैं। हम लोग जितना मेहनत करते हैं, हम लोग आशा करते हैं आप भी उतना मेहनत करके अपनी जो इच्छा अनुसार जो आप कॉलेज चुनना चाहते हैं वो आप चुन सकें। तो चलिए आज हम लोग बात करेंगे एनर्जी के बारे में। एनर्जी क्या होती है और उससे रिलेटेड बहुत सारे टॉपिक्स हैं, उसके बारे में भी डिस्कस करेंगे। तो देखिए एनर्जी के बारे में हमने क्या बताया है। एनर्जी इज़ द कैपेसिटी ऑफ डूइंग वर्क। यानी ऊर्जा क्या होता है कि किसी भी कार्य करने की क्षमता को हम लोग क्या करते हैं, ऊर्जा कहते हैं। यानी हम लोग कह सकते हैं हमारे अंदर ऊर्जा कहाँ से आती है। हमारे अंदर जो ऊर्जा आती है दोस्तों, वो क्या होता है, हम लोग जब संतुलित आहार लेते हैं तो उससे जो पोषक तत्व मिलते हैं हमें, उससे हमें ऊर्जा मिलती है। तो वैसे ही वही ऊर्जा हमारे किसी भी कार्य करने के लिए कैपेबल होती है। यानी कैपेबल का मतलब कि कैपेसिटी एक तरह से कहा जाए कि जो क्षमता होती है उसी को कहते हैं। यानी जो हमारे अंदर जो ऊर्जा होती है उसी के द्वारा हम लोग कोई भी कार्य आसानी से कर सकते हैं। तो हमने कुछ और भी पॉइंट्स, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स लिखे हैं। वो क्या है दोस्तों, देखिए हमने लिखा है द ऑब्जेक्ट विच डज द वर्क लॉसेस एनर्जी। यानी कोई भी ऑब्जेक्ट हो या कोई भी वस्तु हो या कोई भी व्यक्ति हो जो कार्य करता है तो वो एनर्जी को लॉस करता है। एनर्जी का लॉस का मतलब उसके अंदर जो ऊर्जा होती है धीरे धीरे क्या होती है, क्षीण होती है। क्षीण होने का मतलब कम होती है। तो और ऑन अदर हैंड द ऑब्जेक्ट ऑन विच द वर्क इज बीइंग डन गेन्स एनर्जी। यानी जिस ऑब्जेक्ट पे हम वर्क कर रहे हैं तो उस ऑब्जेक्ट पे क्या होता है, एनर्जी गेन होती है। यानी उसमें एनर्जी जाती है। जैसे एक सपोज हम एग्जांपल ले लेते हैं। जैसे हम लोग क्रिकेट बॉल को बैट से हिट करते हैं। तो जब हम लोग बैट से हिट करते हैं बॉल को, तो हमारे द्वारा क्या होता है, बैट से हिट करते हैं तो वो वर्क होता है। तो हमारी जो एनर्जी क्या होती है, लॉस होती है। जो बॉल होता है, बॉल को जब हम हिट करते हैं वो कुछ दूर जाता है, यानी कुछ डिस्टेंस कवर करता है। तो उसके द्वारा क्या होता है, उसमें एनर्जी क्या होती है, गेन होती है। यानी उसमें एनर्जी आती है, हमारे अंदर से एनर्जी क्या होती है, चली जाती है। यानी लॉस होता है, यानी हमारे अंदर से ऊर्जा क्षीण होती है, उसमें क्या होती है, ऊर्जा आती है। यानी गेन करने का मतलब आना, यानी हम स्थित होना, धीरे धीरे बढ़ना, जिसे हम लोग कह सकते हैं। फिर हमने क्या लिखा है, एन ऑब्जेक्ट दैट पोजेसेस एनर्जी कैन एक्सर्ट अ फोर्स ऑन द अनदर ऑब्जेक्ट। यानी कोई भी ऑब्जेक्ट हो जो एनर्जेटिक हो, वो क्या होता है कि दूसरे ऑब्जेक्ट पे फोर्स लगाता है। तो जब वो दूसरे ऑब्जेक्ट पे फोर्स लगाता है तो वो उसमें क्या होता है, एनर्जी क्या होता है, उस ऑब्जेक्ट से दूसरे ऑब्जेक्ट में जाती है। यानी हमने नेक्स्ट पॉइंट में यही लिखा है, व्हेन एन ऑब्जेक्ट एक्सर्ट अ फोर्स ऑन अनदर ऑब्जेक्ट। यानी जब कोई एक वस्तु दूसरे वस्तु पे बल लगाती है तो उसमें क्या होता है, ऊर्जा क्या होता है, यानी एक से दूसरे में रूपांतरित होती है। यानी ट्रांसफर, यानी एनर्जी ट्रांसफर फ्रॉम वन ऑब्जेक्ट टू अनदर ऑब्जेक्ट। यानी एक वस्तु से दूसरे वस्तु में वो ट्रांसफर हो जाती है। ठीक है, तो चलिए अब कुछ और इम्पोर्टेंस पॉइंट के बारे में जानते हैं हम लोग जो एनर्जी से रिलेटेड हैं। जैसे यूनिट्स ऑफ एनर्जी क्या होती है, यानी ऊर्जा के मात्रक क्या होते हैं, उसके बड़े मात्रक के बारे में चर्चा करेंगे, उसके छोटे मात्रक के बारे में भी हम लोग डिस्कस किया जाएगा। तो चलिए देखते हैं ऊर्जा के मात्रक यानी यूनिट्स ऑफ एनर्जी क्या होती है। देखिए दोस्तों, अब हम लोग बात करते हैं यूनिट्स ऑफ एनर्जी यानी ऊर्जा के मात्रक क्या हैं। उसमें हमने कुछ पॉइंट्स लिखे हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट हैं। उसके बाद हम लोग यूनिट्स के बारे में बात करेंगे। हमने लिखा है एज एनर्जी पोजेस्ड बाय एन ऑब्जेक्ट। यानी किसी भी ऑब्जेक्ट का अगर एनर्जी हमें मेज़र करना होता है
तो वो उसके कैपेसिटी ऑफ डूइंग वर्क यानी उसके कार्य करने की क्षमता पे डिपेंड करता है। ठीक है, तो द यूनिट ऑफ एनर्जी इज सेम एज दैट ऑफ वर्क, यानी जो ऊर्जा का मात्रक होता है वो कार्य के मात्रक के ही जैसा, यानी सेम जो कार्य का मात्रक होगा, यानी जो वर्क की यूनिट होगी एसआई यूनिट, वही एसआई यूनिट क्या होगी, एनर्जी की होगी। इसलिए हमने नेक्स्ट पॉइंट में लिखा है द एसआई यूनिट ऑफ एनर्जी इज जूल, यानी ऊर्जा का जो एसआई मात्रक होता है वो क्या होता है, जूल होता है। अब हमने लिखा है यहाँ पे 1 जूल की डेफिनेशन भी लिख दी है, यानी 1 जूल ऑफ एनर्जी इज द एनर्जी रिक्वायर्ड टू डू 1 जूल ऑफ वर्क, यानी 1 जूल एनर्जी उस एनर्जी को कहते हैं जो 1 जूल ऑफ वर्क करने के लिए रिक्वायर्ड हो या ज़रूरत हो। यानी एक तरह से कहा जाए 1 जूल ऊर्जा उस ऊर्जा को कहेंगे जो 1 जूल कार्य करने के लिए ज़रूरी हो। ठीक है, अब देखिए हम उसके कुछ मात्रक लिखें, लार्जर यूनिट ऑफ एनर्जी, स्मॉलर यूनिट्स ऑफ एनर्जी। लार्जर यूनिट्स ऑफ एनर्जी में हमने लिखा 1 किलो जूल। 1 किलो जूल का मतलब होता है दोस्तों, यानी 1 किलो जूल में होते हैं 1000 जूल, जिसे हमने क्या लिखा है 10 के पावर 3 जूल। अब देखिए यहाँ पे हमने लिखा है, इसके बाद हमने लिखा है 1 मेगा जूल। 1 मेगा जूल इज इक्वल टू 10 के पावर 6 जूल, यानी ये बिगर यूनिट है। फिर हमने लिखा 1 गीगा जूल, यानी 1 गीगा जूल इज इक्वल टू 10 के पावर 9 जूल, यानी ये आपकी दोस्तों बिगर यूनिट है, यानी बड़े मात्रक हैं, और ये छोटे मात्रक हैं ऊर्जा के, यानी स्मॉलर यूनिट्स ऑफ एनर्जी क्या है 1 मिली जूल, यानी जिसे हम लोग 1 mj से रिप्रेजेंट करते हैं, और इक्वल टू 10 के पावर -3 जूल, यानी 10 के पावर -3 जूल इसमें क्या होंगे 1 मिली जूल के बराबर होंगे। अब देखिए 1 माइक्रो जूल, जिसे हम लोग 1 म्यू जे से रिप्रेजेंट करते हैं। म्यू क्या होता है, माइक्रो को रिप्रेजेंट करता है, इसलिए हमने लिखा 1 म्यू जे, यानी 1 माइक्रो जूल इज इक्वल टू 10 के पावर -6 जूल। तो ये दोस्तों आपके मात्रक थे। ऊर्जा के मात्रक क्या हैं आप लोग को क्लियर हो गया। ऊर्जा के मात्रक क्या होते हैं, जूल होते हैं। उसकी बड़े मात्रक के बारे में भी हमने बता दिया, उसके छोटे मात्रक के भी बारे में बता दिया। उसका यानी जैसे हम जानते हैं कि जो ऊर्जा का मात्रक होता है जूल, यानी एसआई यूनिट ऑफ एनर्जी इज जूल, तो यहाँ पे हमने 1 जूल की डेफिनेशन भी बता दी है, जो आपको क्लियर हो गया होगा। अब इससे रिलेटेड अगर आपको क्वेश्चन आए तो मैं उम्मीद करता हूँ वो आप आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। चलिए दोस्तों, अब हम लोग बात करेंगे फॉर्म्स ऑफ एनर्जी, यानी ऊर्जा के प्रकार के बारे में बात करेंगे। ऊर्जा के कितने प्रकार होते हैं, ठीक है दोस्तों। तो चलिए देखते हैं ऊर्जा के प्रकार के बारे में, यानी फॉर्म्स ऑफ एनर्जी क्या होती हैं, कितने टाइप्स की होती हैं। देखिए दोस्तों, अब हम लोग बात कर रहे हैं फॉर्म्स ऑफ एनर्जी यानी ऊर्जा के प्रकार के बारे में। हमने यहाँ पे चार्ट बनाया है, चार्ट में हमने डिफरेंट टाइप्स के एनर्जी को रिप्रेजेंट भी कर दिया है, यानी यहाँ पे प्रदर्शित क्या किया है। यानी सबसे पहले हमने एनर्जी यानी मैकेनिकल एनर्जी है, फिर उसके बाद थर्मल एनर्जी है। यानी मैकेनिकल एनर्जी को हम लोग 2 पार्ट्स में डिवाइड किया, एक काइनेटिक एनर्जी और एक क्या है पोटेंशियल एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी को हम लोग गतिज ऊर्जा कहते हैं और पोटेंशियल एनर्जी को स्थितिज ऊर्जा कहते हैं। थर्मल एनर्जी को हम लोग हीट एनर्जी भी कह सकते हैं। ये क्या होता है, तापीय ऊर्जा जिसे हम लोग कहते हैं, या उष्मीय ऊर्जा कह सकते हैं। लाइट एनर्जी यानी प्रकाश ऊर्जा। इलेक्ट्रिकल एनर्जी यानी आपका क्या, विद्युत ऊर्जा। केमिकल एनर्जी यानी रसायन ऊर्जा। न्यूक्लियर एनर्जी यानी नाभिकीय ऊर्जा। ये सारे डिफरेंट टाइप्स के आपके क्या हैं, ऊर्जा के प्रकार हैं, डिफरेंट टाइप्स के फॉर्म ऑफ एनर्जी हैं। हमें दोस्तों आपके एंट्रेंस एग्ज़ाम के लिए मेनली हमें मैकेनिकल एनर्जी के बारे में डिस्कस करना है, जो काइनेटिक एनर्जी है और पोटेंशियल एनर्जी। इसके एक्सप्रेशन क्या है, वर्क एनर्जी थ्योरम क्या है, उस पर डिस्कस करना है। यानी आप जान लीजिए बहुत हमारे संसार में बहुत टाइप्स की एनर्जी प्रेजेंट होती हैं, लेकिन हमें जो कोर्स में पढ़ना है दोस्तों वो क्या पढ़ना है, काइनेटिक और पोटेंशियल एनर्जी के बारे में। तो हम लोग
सबसे पहले काइनेटिक एनर्जी जानेंगे, फिर उसके बाद उसके एक्सप्रेशन कैसे फाइंड करते हैं, फिर वर्क एनर्जी थ्योरम क्या होता है, उसके बाद हम लोग पोटेंशियल एनर्जी के बारे में जानेंगे और उससे उसका क्या एक्सप्रेशन होता है, कैसे उसे फाइंड किया जाता है, उसके बारे में भी हम लोग डिस्कस करेंगे। तो चलिए दोस्तों, अब हम लोग बात करते हैं काइनेटिक एनर्जी के बारे में। काइनेटिक एनर्जी होता क्या है? मैकेनिकल एनर्जी को अगर कहा जाए डिफाइन करने के लिए तो ये क्या होता है? द सम ऑफ पोटेंशियल एंड काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू मैकेनिकल एनर्जी। ठीक है, यानी स्थितिज ऊर्जा और गतिज ऊर्जा का जो योग होता है वो क्या कहलाता है? मैकेनिकल एनर्जी कहलाता है। तो अब चलिए हम लोग बात करते हैं गतिज ऊर्जा के बारे में, जिसे हम लोग काइनेटिक एनर्जी भी कहते हैं। देखिए दोस्तों, अब हम लोग बात करते हैं काइनेटिक एनर्जी यानी गतिज ऊर्जा क्या होती है। हमने दोस्तों लिखा है द एनर्जी पोसेस्ड बाय एन ऑब्जेक्ट बाय वर्च्यू ऑफ इट्स मोशन इज कॉल्ड काइनेटिक एनर्जी। यानी किसी वस्तु में गति के कारण जो ऊर्जा उत्पन्न होती है उसे हम लोग क्या कहते हैं? गतिज ऊर्जा कहते हैं। ठीक है, यानी कोई भी वस्तु अगर वो गति कर रही है तो वो उसमें जो ऊर्जा उत्पन्न होगी उसे हम लोग गतिज ऊर्जा कहेंगे, यानी काइनेटिक एनर्जी कहेंगे। ठीक है, कुछ उसके एग्जाम्पल्स हमने लिखे हैं, यानी एग्जाम्पल्स में हमने लिखा मूविंग व्हीकल्स लाइक बस, कार, ट्रक, ट्रेन एटसेट्रा एंड एयरक्राफ्ट। यानी जितने भी हमारे जो परिवहन होते हैं, वाहन होते हैं, वो जो मूव करते हैं तो उनमें जो एनर्जी होती है वो क्या होती है? काइनेटिक एनर्जी होती है, यानी उसमें गतिज ऊर्जा होती है। चाहे वो बस हो, ट्रक हो, ट्रेन हो, कार हो या एयरक्राफ्ट या हवाई जहाज, कुछ भी हो सकता है। ठीक है, क्योंकि वो मूव करेंगी तो मोशन करेंगी तो उसमें जो क्या होगा, उसमें आपका जो एनर्जी आएगा वो क्या होगा? काइनेटिक एनर्जी आएगा, या उसे हम कह सकते हैं गतिज ऊर्जा। फ्लोइंग ऑफ वाटर, फ्लोइंग यानी जो पानी बहता उसमें भी क्या होता है? गतिज ऊर्जा होता है। गतिज ऊर्जा का मतलब काइनेटिक एनर्जी। ब्लोइंग ऑफ विंड्स यानी जो हवा बहती है उसमें भी काइनेटिक एनर्जी होती है। और मूविंग ऑफ बुलेट, यानी जब हम लोग गन से बुलेट को, यानी गन से किसी को शूट करते हैं तो जो बुलेट मूव करती है तो बुलेट क्या होती है? मोशन में होती है। तो जब वो मोशन में रहेगा तो उसमें बुलेट में क्या होगी? काइनेटिक एनर्जी होगी। यानी अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन ऑफ काइनेटिक एनर्जी क्या होता है? कोई भी ऑब्जेक्ट अगर मोशन में है तो उसमें एनर्जी जो होगा वो क्या होगा? काइनेटिक एनर्जी होगा। इसलिए हमने यहाँ पे लिखा अ फॉलिंग ऑफ एप्पल और कोकोनट या अदर थिंग। यानी कोई भी ऑब्जेक्ट कहीं से गिर रहा है तो वो मोशन करेगा ही। जब वो करेगा मोशन तो उसमें जो एनर्जी होगी वो क्या होगा? काइनेटिक एनर्जी। तो फाइनली हमने लिखा है एवरी मूविंग ऑब्जेक्ट पॉसेस काइनेटिक एनर्जी। सभी मूविंग ऑब्जेक्ट, यानी कोई भी ऑब्जेक्ट अगर मूव करता है या मोशन में रहता है तो उसमें जो एनर्जी होगी वो क्या होगी? काइनेटिक एनर्जी होगी। उम्मीद है आप लोगों को काइनेटिक एनर्जी समझ में आ गया होगा। काइनेटिक एनर्जी होता क्या है, इसके एग्जाम्पल्स क्या हैं, यानी सीधे सीधे समझ सकते हैं। यानी जो कोई भी ऑब्जेक्ट अगर मूव करता है तो उसमें जो एनर्जी होगा वो क्या होगा? काइनेटिक एनर्जी होगा। और कोई भी ऑब्जेक्ट मूविंग पोजीशन में है तो उसमें काइनेटिक एनर्जी होगा। क्लियर हो गया? अब चलिए इसके एक्सप्रेशन को कैसे फाइंड करते हैं या डिराइव करते हैं उसके बारे में डिस्कस करते हैं। देखिए दोस्तों, अब हम लोग बात करते हैं एक्सप्रेशन फॉर काइनेटिक एनर्जी। यानी हम लोग गतिज ऊर्जा का जो समीकरण होता है E के इक्वल टू हाफ mv² कैसे फाइंड करेंगे। तो हमने क्या लिखा है कि एक फिगर बनाया है, यानी ये आपका प्लेन है, यानी स्मूथ प्लेन सरफेस है। इस पे एक ऑब्जेक्ट A पोजीशन पे रखा और जहाँ पे उसकी इनिशियल वेलोसिटी 0 है, आफ्टर कवर द डिस्टेंस s या डिस्प्लेसमेंट s, यानी s डिस्प्लेसमेंट कवर करने के बाद ये पोजीशन B पे पहुँच जाता है और इसकी जो फाइनल वेलोसिटी क्या होती है वो v हो जाती है। कब होती है? जब हम इस पर कांस्टेंट फोर्स अप्लाइड करते हैं। एक बार फिर से समझिए, यानी एक ऑब्जेक्ट है जिसका मास m है, इस पे कांस्टेंट फोर्स अप्लाइड करने पर इनिशियल वेलोसिटी जो है u इक्वल टू 0 है और डिस्प्लेसमेंट s कवर करने के बाद b पोजीशन पे जाता है
और उसकी वेलोसिटी क्या हो जाती है, v हो जाती है। वही चीज़ हमने यहाँ पे दोस्तों लिखा है, सपोज एन ऑब्जेक्ट m, m का मतलब यानी एक ऑब्जेक्ट को हमने सपोज किया जिसका मास क्या है, m है, लाइंग एट रेस्ट, यानी वो इसमें रेस्ट पोजीशन पे है, ऑन स्मूथ सरफेस, यानी ये जो प्लेन है वो स्मूथ सरफेस है, ठीक है। कांस्टेंट फोर्स एफ बी अप्लाइड ऑन द ऑब्जेक्ट, यानी कांस्टेंट फोर्स यानी जो ये एफ है वो कांस्टेंट फोर्स यानी एक नियत बल इस ऑब्जेक्ट पे लग रहा है, सो दैट द इट अटेन्स वेलोसिटी v आफ्टर कवरिंग अ डिस्प्लेसमेंट ए बी दैट इज इक्वल टू एस। यानी ये कह रहा है कि जब हम लोग कांस्टेंट फोर्स बी एफ अप्लाइड कर रहे हैं ऑब्जेक्ट पे, तो वो क्या होता है, v वेलोसिटी गेन करती है एस डिस्प्लेसमेंट कवर करने के बाद। तो हम लोग जानते हैं वर्क डन क्या होता है, वर्क डन इज इक्वल टू एफ इंटू एस, यानी फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट होता है। तो हम यहाँ पे क्या करते हैं, फ्रॉम पोजीशन वेलोसिटी रिलेशन, या हम कह सकते हैं अकॉर्डिंग टू थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन क्या होता है दोस्तों, v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इक्वल टू 2as। यहाँ से हम लोग यहाँ पे देखिए रखते हैं v स्क्वायर इक्वल टू u की वैल्यू आपकी क्या दी गई है, 0 दी गई है। तो u की वैल्यू हमने रखा v स्क्वायर माइनस u के जगह हमने 0 का स्क्वायर रखा इक्वल टू 2as। यहाँ से हमने एक्सेलरेशन निकाला, एक्सेलरेशन इक्वल टू क्या आया, v स्क्वायर अपॉन 2s। इसको हमने इक्वेशन 1 मान लिया। अब हम जानते हैं बाय न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन, यानी न्यूटन के द्वारा जो गति का दूसरा नियम दिया गया था वो क्या दिया था, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द फोर्स अप्लाइड ऑफ ऑब्जेक्ट, यानी फोर्स यानी संवेग परिवर्तन की जो दर होता था वो उस ऑब्जेक्ट पे लगने वाले बल के समानुपाती होता था। यानी वही यहाँ पे हमने क्या कहा है, उसी से एक फॉर्मूला आता है F इक्वल टू एम ए। तो हमने यहाँ पे लिखा F इक्वल टू एम ए। अब यहाँ पे हमने एक्सेलरेशन यानी एक्सेलरेशन जो निकाला है v स्क्वायर अपॉन 2as रख दिया, यानी F इक्वल टू क्या आ गया, m v स्क्वायर अपॉन 2as, यानी यहाँ पे क्या आया, m v स्क्वायर अपॉन 2s। इसको हमने इक्वेशन 2 मान लिया, ठीक है दोस्तों। अब चलते हैं आगे, फिर हमने देयरफॉर, अब इक्वेशन आपका क्या बना, यानी वर्क डन इक्वल टू एफ इंटू एस होता है, यानी फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। हमने वैल्यू रखी, फोर्स की वैल्यू हमने यहाँ पे क्या निकाला इक्वेशन 2 से, एम वी स्क्वायर अपॉन 2s इंटू एस। ये s जो है दोस्तों ये डिस्प्लेसमेंट वाला है, और ये जो वाला है आपका ये फोर्स की वैल्यू है। तो इनका मल्टीप्लाई किया तो ये s कैंसिल हो जाएंगे, तो हमें क्या मिलेगा, W इक्वल टू 1/2 mv स्क्वायर। ये इक्वेशन 3 हो गया। अब हमने कहा बाय डेफिनेशन, यानी डेफिनेशन ऑफ वर्क क्या होता है, दिस वर्क डन इज ऑन द ऑब्जेक्ट, यानी ऑब्जेक्ट के द्वारा जो वर्क डन हो रहा है वो काइनेटिक एनर्जी एक्वायर्ड कर ले रहा है फ्रॉम द मूविंग ऑब्जेक्ट। यानी ये ऑब्जेक्ट जब मूव करेगा, वर्क डन होगा, वो वर्क डन क्या होगा, काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट हो जाएगा, क्योंकि कोई भी मूविंग ऑब्जेक्ट में जो एनर्जी एक्वायर्ड होती है वो क्या होती है, काइनेटिक एनर्जी है। इसलिए हमने क्या लिखा, ई के इक्वल टू हाफ mv स्क्वायर। तो आपका फाइनली जो एक्सप्रेशन क्या आया, काइनेटिक एनर्जी का क्या आया, ई के का मतलब काइनेटिक एनर्जी। तो काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू हाफ mv स्क्वायर या 1/2 mv स्क्वायर कह सकते हैं इसको। तो दोस्तों ऐसे हमें क्या है, किसी भी काइनेटिक एनर्जी का एक्सप्रेशन फाइंड कर सकते, किसी क्या काइनेटिक एनर्जी का एक्सप्रेशन ऐसे ही फाइंड किया जाता है। इस पे क्वेश्चंस आते हैं, कैसे सॉल्व किया जाएगा, जब हम इस पे क्वेश्चंस कराएंगे तो वो भी आपको क्लियर हो जाएगा। अब चलते हैं कुछ और इम्पोर्टेंट पॉइंट्स के बारे में डिस्कस करते हैं। देखिए दोस्तों, यहाँ पे हम बात कर रहे हैं डिपेंडेंस अपॉन काइनेटिक एनर्जी, यानी गतिज ऊर्जा किस पर निर्भर करती है। तो यहाँ पे हमने लिखा है काइनेटिक एनर्जी ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इट्स मास, दैट इज काइनेटिक एनर्जी प्रोपोर्शनल मास ऑफ एन ऑब्जेक्ट। यानी कहने का मतलब यहाँ पे है कि गतिज ऊर्जा क्या होता है, उस ऑब्जेक्ट के द्रव्यमान के समानुपाती होती है। तो जैसे अगर हम लोग किसी भी ऑब्जेक्ट का मास जितना अधिक होगा उसका
गतिज ऊर्जा भी उतना अधिक होगा। यानी अगर मान लीजिए हम किसी भी ऑब्जेक्ट का मास क्या कर रहे हैं, यानी द्रव्यमान दोगुना कर रहे हैं, तो काइनेटिक एनर्जी भी क्या हो जाएगा, हमारा दोगुना हो जाएगा। और बी पॉइंट्स में हमने बताया है कि काइनेटिक एनर्जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ एन मैग्नीट्यूड ऑफ इट्स वेलोसिटी। यानी कहने का मतलब यहाँ पे ये है कि गतिज ऊर्जा उस ऑब्जेक्ट के वेलोसिटी के स्क्वायर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। यानी अगर हम लोग किसी भी ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी को दोगुना करते हैं तो उसकी काइनेटिक एनर्जी 4 गुना हो जाएगी, 3 गुना करेंगे तो 9 गुना हो जाएगी। क्योंकि यहाँ पे वेलोसिटी क्या होता है, अगर हम लोग एक्सप्रेशन से देखें तो हम लोग पढ़े हैं ई के इक्वल टू क्या होता है 1/2 mv²। तो v स्क्वायर आपका क्या रिप्रेजेंट करता है कि अगर हम लोग वेलोसिटी को दोगुना करते हैं तो काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाएगी, 4 गुना हो जाएगी। अगर हम लोग 3 गुना करेंगे, यानी वेलोसिटी को 3 गुना करेंगे तो काइनेटिक एनर्जी आपकी क्या हो जाएगी, 9 गुना हो जाएगी। तो इससे आपको क्लियर हो गया किस पे काइनेटिक एनर्जी डिपेंड होती है, मास और खुद के वेलोसिटी पे। ठीक है, अब हम लोग बात करते हैं दोस्तों ग्राफिकल वेरिएशन ऑफ काइनेटिक एनर्जी, यानी उसका ग्राफ कैसे होता है काइनेटिक एनर्जी का, यानी मास के अकॉर्डिंग क्या होता है, वेलोसिटी के अकॉर्डिंग क्या होता है। देखिए दोस्तों, अब हम लोग बात कर रहे हैं ग्राफिकल वेरिएशन ऑफ काइनेटिक एनर्जी, यानी काइनेटिक एनर्जी का ग्राफ हम लोग कैसे खींच रहे हैं, इसमें क्या वेरिएशन है। यानी सबसे पहले हमने एक ग्राफ खींचा है ई के वर्सेस एम, यानी काइनेटिक एनर्जी और मास के बीच जब ग्राफ खींचा है तो यहाँ पे जो वेलोसिटी है वो क्या है, कांस्टेंट है। यानी हमने जब क्या किया है इस ग्राफ को, यानी काइनेटिक एनर्जी वर्सेस मास ऑफ द ऑब्जेक्ट के बीच खींचा है, तो यहाँ पे वेलोसिटी आपका क्या है, कांस्टेंट है। तो इसका जो ग्राफ खींचा जाएगा वो क्या होता है, एक स्ट्रेट लाइन को रिप्रेजेंट करता है। स्ट्रेट लाइन क्या रिप्रेजेंट करता है कि जैसे जैसे मास ऑफ द ऑब्जेक्ट बढ़ेगा वैसे वैसे क्या होगी, काइनेटिक एनर्जी बढ़ती जाएगी। ठीक है, दूसरे फिगर में, यानी दूसरे फिगर में हमने जो ग्राफ खींचा है वो काइनेटिक एनर्जी वर्सेस वेलोसिटी ऑफ द ऑब्जेक्ट के बीच खींचा है। यहाँ पे जो ऑब्जेक्ट का जो मास है वो कांस्टेंट है। कांस्टेंट का मतलब क्या होता है कि उसके वैल्यू में कोई चेंजेस नहीं होती, एक फिक्स्ड वैल्यू होती है। ठीक है, तो यहाँ पे जो हमने ग्राफ खींचा वो कर्व की तरह है। यानी अगर मान लीजिए हम वेलोसिटी को बढ़ाते हैं तो काइनेटिक एनर्जी उसके दो गुना बढ़ेगा। यानी अगर हम इसको 2 टाइम्स बढ़ाएंगे तो काइनेटिक एनर्जी 4 टाइम्स हो जाएगी। तो इससे आपको ये जो ग्राफ क्या करता है, ये आपको बता रहा है कि वेलोसिटी को बढ़ाने पे ये क्या होता है, काइनेटिक एनर्जी 2 टाइम्स बढ़ेगी। ठीक है, तो ये आपके ग्राफिकल वेरिएशन है काइनेटिक एनर्जी के। हमने एक पॉइंट्स नीचे लिखा है जो बहुत इंपॉर्टेंट है, आप जान लीजिए। काइनेटिक एनर्जी क्या होता है, स्केलर क्वांटिटी का होता है, क्योंकि इसमें केवल मैग्नीट्यूड होते हैं, डायरेक्शन नहीं होते हैं। और जब ये एनर्जी है तो इसका जो SI यूनिट होगा वो क्या होगा, जूल होगा, जो हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं। तो अब हम लोग बात करेंगे दोस्तों रिलेशन बिटवीन काइनेटिक एनर्जी एंड मोमेंटम, यानी संवेग और गतिज ऊर्जा में क्या संबंध है उसके बारे में अब हम लोग डिस्कस करते हैं। देखिए दोस्तों, अब हम लोग बात करते हैं रिलेशन बिटवीन काइनेटिक एनर्जी एंड मोमेंटम, यानी गतिज ऊर्जा और संवेग में क्या संबंध है उसके बारे में। तो हमने माना है कि हम जानते हैं कि मोमेंटम ऑफ एन ऑब्जेक्ट जिसका मास m है, यानी किसी भी ऑब्जेक्ट का संवेग p है, अगर उसका द्रव्यमान m है तथा उसका वेग क्या है, v है, तो हमारा जो मोमेंटम क्या होगा, p = mv होता है। और काइनेटिक एनर्जी उस ऑब्जेक्ट का क्या होगा, E के = ½ mv², यानी गतिज ऊर्जा आपका क्या होगा, E के बराबर 1/2 mv² होगा। इसे हमने पहला इक्वेशन माना है। और जो आपका P = mv, यानी जो आपका मोमेंटम है, इसका हमने स्क्वायरिंग बोथ साइड कर दिया, यानी दोनों साइड स्क्वायर कर दिया, यानी p² = क्या हो गया, m² v²। तो इसको हमने इक्वेशन 2 माना है। अब हमने क्या किया, इक्वेशन 2 को इक्वेशन 1 से डिवाइड कर दिया है, यानी p² / E के। तो हमारा आ जाएगा
वैल्यू पुटअप करते हैं एम स्क्वायर वी स्क्वायर अपॉन 1/2 एम वी स्क्वायर। यहाँ कैलकुलेट करने पे हमें 2m मिलेगा। कैसे दोस्तों, एक m कैंसिल हो जाएगा, वी स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, तो ये जो 2 है वो एकदम ऊपर चला जाएगा, तो हमारा क्या मिलेगा 2m, यानी पी स्क्वायर अपॉन ई के इक्वल टू 2m। तो हमारा जो रिक्वायर्ड एक्सप्रेशन बनता है काइनेटिक एनर्जी और मोमेंटम का, वो क्या बनता है ई के इक्वल टू पी स्क्वायर अपॉन 2m। अगर हम उसे मोमेंटम के अकॉर्डिंग लिखा जाए तो क्या हो जाएगा, P इक्वल टू √2m ई के। तो ये दो इंपॉर्टेंट रिलेशन है मोमेंटम और काइनेटिक एनर्जी के, क्योंकि ये इसलिए हमने बताया दोस्तों क्योंकि इस पे न्यूमेरिकल आपको कराए जाएंगे जो आपके एग्जाम में अक्सर पूछे जाते हैं। उम्मीद है आप लोगों को ये रिलेशन समझ में आ गया होगा, कैसे हमने इसे डिराइव किया, और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, इसे आप याद कर लें। ठीक है, अब हम लोग बात करेंगे दोस्तों वर्क एनर्जी थ्योरम के बारे में। वर्क एनर्जी थ्योरम क्या होता है, उसका एक्सप्रेशन कैसे फाइंड करते हैं। ठीक है दोस्तों, तो अब हम लोग डिस्कस करते हैं वर्क एनर्जी थ्योरम के बारे में। देखिए दोस्तों, यहाँ पे हमने बताया कि वर्क काइनेटिक एनर्जी थ्योरम यानी कार्य गतिज ऊर्जा प्रमेय क्या है। यहाँ पे हमने बताया अकॉर्डिंग टू वर्क काइनेटिक एनर्जी थ्योरम, द वर्क डन by a force applied on an object is equal to the change in kinetic energy of the object। यानी जब किसी ऑब्जेक्ट पे जो फोर्स लगता है तो वर्क डन जो होता है वो काइनेटिक एनर्जी उस ऑब्जेक्ट में जो चेंजेस होते हैं वो उसके इक्वल होता है। यानी कहने का मतलब, अगर किसी भी ऑब्जेक्ट के द्वारा वर्क डन किया जाता है फोर्स अप्लाइड करने पर, तो वह उसके काइनेटिक एनर्जी के चेंज के इक्वल होगा। ठीक है, उसी को हमने बताया कि तो यहाँ पे अगर हम लोग कोई ऑब्जेक्ट को सपोज कर लें, ऑब्जेक्ट हमारा क्या हो, उसका मास m हो और वो वेलोसिटी v से मूव करता है, और यानी उसकी इनिशियल वेलोसिटी u है आफ्टर कवरिंग अ डिस्प्लेसमेंट, यानी s डिस्प्लेसमेंट कवर करने के बाद उसकी वेलोसिटी v हो जाती है, तो वर्क डन क्या होगा F इंटू एस हो जाएगा, हमने जो पढ़ाया है। फिर हम बता रहे हैं एज पर थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन, थर्ड इक्वेशन यानी गति के तीसरे समीकरण के अनुसार v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इक्वल टू 2as, यहाँ से हमने a निकाल लिया। a की वैल्यू क्या आ गई दोस्तों, v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर अपॉन 2s। अब हम जानते हैं बाई न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन F इज इक्वल टू ma होता है, उसके अकॉर्डिंग हम लोग a की जगह हम ये a की वैल्यू जो यहाँ पे फाइंड किए हैं ऊपर वो निकाल लेते हैं, यानी m इंटू वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर अपॉन 2as। तो फाइनली हमारा देयरफॉर वर्क डन इज इक्वल टू F इंटू एस, यानी यहाँ पे वर्क डन हमने निकाला F इंटू एस, तो वो क्या हो जाएगा, अब F की वैल्यू रखते हैं, यानी m इंटू वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर अपॉन 2s जो F की वैल्यू है, और इंटू एस जो इसमें डिस्प्लेसमेंट हो रहा है। ठीक है, अब यहाँ पे हमने क्या किया, उसको W इक्वल टू, अब यहाँ पे एस कैंसिल हो जाएगा, तो क्या बचेगा W इक्वल टू m इंटू वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर अपॉन 2। इसको हम कैसे लिख सकते हैं, W इक्वल टू हाफ एम वी स्क्वायर माइनस हाफ एम यू स्क्वायर, यानी उसी को हम लोग कहते हैं W इक्वल टू फाइनल काइनेटिक एनर्जी माइनस इनिशियल काइनेटिक एनर्जी। यानी इसी को हमने भाषा में लिखा है द वर्क डन ऑफ द ऑब्जेक्ट इज, यानी किसी भी ऑब्जेक्ट का वर्क डन उसके काइनेटिक एनर्जी के डिफरेंस, यानी काइनेटिक एनर्जी में जो चेंज होते हैं उसके इक्वल होता है, वही यहाँ पे बताया गया है। तो ऐसे दोस्तों हम लोग क्या करते हैं, वर्क काइनेटिक एनर्जी थ्योरम को डिफाइन करते हैं और उसका एक्सप्रेशन फाइंड करते हैं। उम्मीद है आज हमने जितना भी पढ़ाया, आपको समझाया, आपको समझ में आया होगा। आप इस वीडियो को ध्यान से देखें और जितने भी एक्सप्रेशन हमने आज कराए उसे बार बार रिवाइज करें, लिख के रिवाइज करें, जिससे आपको डेराइव भी करने आ जाए, साथ साथ आपको फॉर्मूला भी याद हो जाएगा, और उस फॉर्मूले का यूज़ हम लोग न्यूमेरिकल्स प्रॉब्लम सॉल्व करने में यूज़ करेंगे।
तो अब हम लोग अगले वीडियो में कुछ नए टॉपिक के साथ मिलेंगे। तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर ऑफ योरसेल्फ।